वेलकम लर्नर्स। सो लेट अस स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो बेसिकली मोशन क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। सो मोशन जो होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी, इट इज द मूवमेंट एंड इट इज डिफाइंड बाय चेंज इन आइदर इट्स लोकेशन और ओरिएंटेशन और बोथ रिलेटेड टू द अदर ऑब्जेक्ट। किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यदि इसका पोजीशन, इसका लोकेशन या फिर इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है या फिर दोनों चेंज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहते हैं। तो बेसिकली लोकेशन क्या होता है, लोकेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी टेल्स अस वेयर इट इज प्लेस्ड एंड कैन बी मेजर्ड बाय द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द बॉडी और इट्स मास सेंटर। इट इज आल्सो नोन एज द पोजीशन। सो ओरिएंटेशन क्या होता है, orientation means orientation of a body tells us how it is placed with respect to the coordinate axis. Angle made with the coordinate axis by any linear dimension of a body or a straight line drawn on it provide suitable measure of the ओरिएंटेशन। ओके, यानी हमारा पार्टिकल क्या है, इस यहाँ पे था, फिर ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे पहुंच गया, तो ये इसका लोकेशन हो गया। ठीक है, या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, इसका लोकेशन। लोकेशन चेंज होना चाहिए। और ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन में क्या है कि लेटस ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल था और ये लेटस ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये चेंज हो गया हमारा, फिर ये इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ से ये लेट से अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए। और पोजीशन, उसका ओरिएंटेशन या फिर लोकेशन चेंज हो रहा है, तो उ, उस टाइप के मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इसमें क्या है कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। देखिए मोशन दो टाइप के होते हैं, पहला ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, अब रोटेशनल मोशन है। ठीक है, सो इफ अ बॉडी चेंज इज लोकेशन विदाउट चेंज इन ओरिएंटेशन। ठीक है, यदि कोई बॉडी हमारा, किसी बॉडी का लोकेशन चेंज हो रहा है लेकिन उसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा है, तो इस टाइप के रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। यदि हमारा ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है और लोकेशन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो यदि ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो इस टाइप के मोशन को हम लोग प्योर रोटेशन मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी यदि लोकेशन चेंज हुआ तो ट्रांसलेशन मोशन मिला। ठीक है, और यदि ओरिएंटेशन चेंज होता है तो हमारा रोटेशन मोशन मिलता है। सो लेट्स से यहाँ पे ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन था, इसका क्या हो गया कि ये इसका पोजीशन चेंज हुआ, पहले यहाँ पे था सी पे और फिर सी प्राइम पे आ गया। ठीक, तो इसका क्या हुआ, लोकेशन चेंज हुआ, तो यहाँ पे इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। और ये यहाँ पे क्या था, ये बॉडी था, ठीक, और ये यहाँ पे आया और ये एंगल के थ्रू आया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इस प्लेन के लिए कर्वीलिनियर मोशन कहेंगे, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन कहेंगे। ओके, सो नॉन ऑफ लीनियर डायमेंशन और एनी लाइन draw on a body change its angle with the coordinate axis coordinates, therefore there is no rotation motion। यदि हमारा एंगल चेंज नहीं होता है तो वहां पे हमारा रोटेशन मोशन नहीं होगा। सो ऑल द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इंक्लूड द its mass center move on a identical parallel trajectory। Here trajectory of a corner A and C are shown by the dashes line। हमारी ट्रेजेक्टरी A और C की dashes line से शो की गई है। So all the particles and the mass center of a body cover identical segments। Okay, so of their trajectory is given time intervals। Therefore, at any instant of time ऑल ऑफ देम हैव आइडेंटिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा, ये आइडेंटिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगा इनका। प्योर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। दिस इज व्हाई वी यूजुअली कंसीडर अ बॉडी इज अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन एज अ पार्टिकल। इसलिए हम लोग जनरली ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि दैट इज व्हाई वी यूजुअली कंसीडर अ बॉडी इज अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन एज अ पार्टिकल। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, मोमेंटम। ओके, मोमेंटम यानी अमाउंट ऑफ अ मोशन। मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ मोशन होता है। सो अमाउंट ऑफ मोशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स वेलोसिटी एंड मास। ठीक, यानी अमाउंट ऑफ मोशन किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करती है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। जो लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। इट प्रोवाइड
मेजर द अमाउंट ऑफ द मोशन, ये अमाउंट ऑफ मोशन को मेजर करता है। सो लीनियर मोमेंटम को हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मास लेट से m है और वेलोसिटी क्या है हमारी पार्टिकल की v है। तो हमारा जो मोमेंटम होता है p इक्वल टू क्या हो जाएगा mv। इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है मोमेंटम की वो केजी मीटर पर सेकेंड होती है और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो mlt के पावर माइनस 1 होता है। ओके। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, फोर्स। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोर्स इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द म्यूचुअल इंटरेक्शन। ये क्या होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू मटेरियल बॉडी एज द एक्शन ऑफ वन बॉडी इज अनदर इन फॉर्म ऑफ द पुश और पुल। ओके, यानी किसी भी बॉडी को पुश और पुल करते हैं तो वो फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है, वही फिनोमिना हमारा फोर्स कहलाता है। इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में आनी चाहिए। सो विच ब्रिंग आउट or tries to bring out a change in the state of the motion of the two bodies. So, a mutual interaction between two bodies which create force on the body. ये mutual interaction के कारण दो बॉडी के हमारा फोर्स जनरेट होता है किसी एक बॉडी पे। also creates force on the other body, ये क्या करता है दूसरे बॉडी पे भी हमारा फोर्स क्रिएट करेगा। force on a body study as known as the action and force applied by the body, ये क्या कहलाता है हमारा रिएक्शन। ओके, सो एक एक्शन होता है एक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली कांटेक्ट एंड फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं, जब हमारा व्हेन अ बॉडी अप्लाइज फोर्स ऑन द अदर बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट, यदि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आके फोर्स जनरेट कर रहा है तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ओके। So when two bodies apply force on each other without any contact, यदि दो बॉडी आपस में फोर्स जनरेट कर रहे हैं और ये बिना कांटेक्ट में आए हुए फोर्स जनरेट कर रहे हैं तो इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, फील्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है। ओके। सो जो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स और जो फील्ड फोर्स का एग्जांपल है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स है। ओके। सो व्हेन यू लिफ्ट, जैसे कि हम व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, ओके, कि हम कुछ लिफ्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ये क्या करते हैं, फर्स्ट होल्ड इट स्टेबलाइज कांटेक्ट बिटवीन योर हैंड एंड दैट थिंग्स एंड देन you apply the necessary force to lift. When you pull bucket of a water out of a whale. So the necessary force you applied on the rope by the direct contact. ये हो गया हमारा डायरेक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन योर हैंड एंड द रोप। So and the rope exert the necessary force on the bucket through the डायरेक्ट कांटेक्ट। अब ये क्या कर रहा है कि पहले हमने एक हैंड से रोप पे फोर्स लगाया और वो फोर्स क्या कर रहा है, डायरेक्टली हमारा जाके बकेट से अटैच्ड है और वो उसको ऊपर की ओर पुल करेगा। When you deform the spring, you have to hold the spring and stabilize the contact so between your hand and the spring, and then you apply the necessary force. In this way you can find the countless example of the contact force। ये क्या है कि बहुत सारे एग्जांपल है ये कांटेक्ट फोर्स के, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, ठीक है, पुली हो गया, ये सब क्या है एग्जांपल कांटेक्ट फोर्स के। तो अब हम बात कर लेते हैं थिंग्स लिव थिंग्स लेफ्ट फ्री fall on the ground, planet or orbit around the sun, satellite orbit around the planet due to the gravitational forces। ठीक है, कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, वो हो गया, या फिर प्लेनेट सन के अराउंड मोशन कर रहा है वो हो गया है, और जो सैटेलाइट्स है वो भी हमारे प्लेनेट के अराउंड मोशन हो गया है। ये फोर्सेस जो होते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण होते हैं। सो विच कैन एक्ट विदाउट एनी कॉन्टेक्ट देम बिटवीन द कंसर्न्ड बॉडी। इसमें क्या होता है हमारा, ये कोई कांटेक्ट नहीं होता है। अ प्लास्टिक कॉम्ब व्हेन रब्ड विथ ड्राई हेयर, जब हम एक प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हैं ड्राई हेयर से, बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। तो चार्ज प्लास्टिक कॉम्ब अट्रैक्ट अ स्मॉल पेपर पीस विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। ये क्या होता है कि जो अब क्या करते हैं, ये जो प्लास्टिक कॉम्ब होता है वो किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बिना उसके कांटेक्ट में आए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक बार मैग्नेट है, अट्रैक्ट आयरन नेल्स को, ये अट्रैक्ट करता है विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना उसके कांटेक्ट में आए बिटवीन देम, तो इस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स था, ये किसके एग्जांपल्स है, फील्ड फोर्सेस के हमारे एग्जांपल्स है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। सो फोर्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। टू प्रेडिक्ट हाउ द फोर्स अफेक्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी वी मस्ट नो द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ द बॉडी वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ये सब चीजें हमें जाननी जरूरी है फोर्स के लिए। ओके, सो दिस पॉइंट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। ये पॉइंट क्या कहलाती है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहलाती है। the direction and the direction and the point of the application of force both decided line of action, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके, ये जानना हमें बहुत जरूरी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इसी के कारण हम क्या करते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन डिसाइड इफेक्ट द ट्रांसलेशन मोशन एंड द मैग्नीट्यूड एंड द लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड द इफेक्ट ऑन रोटेशन मोशन। ओके, तो इसके बाद हमारा क्या आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेसिकली थ्री लॉज थे। जो फर्स्ट लॉ है वो हमारा इनर्शिया पे डिपेंड होता है। ओके, सो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एवरी मटेरियल बॉडी हैज टेंडेंसी टू प्रिजर्व its state of rest or the uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that the state by the external force impress on it। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन कर रही है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो हमारा स्टेट चेंज नहीं करता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। ओके, सो इसमें क्या आता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल बॉडी टू प्रिजर्व इट प्रेजेंट स्टेट of uniform motion or the rest motion is known as the inertia of the body। It was the conceived by the Galileo। ये गैलीलियो के सॉरी, इसको गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। सो बाद में न्यूटन्स ने इसको मॉडिफाई करके अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पुट किया। ओके, सो इनर्शिया क्या होता है, ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक, एंड मास ऑफ द material body is measured to be the inertia। ओके, सो inertial frame of reference क्या होता है इसमें कि first law acquires a frame of reference in which only the forces acting on a body can be responsible for the any acceleration produced in the body and not the acceleration of the frame of reference। This frame of reference also known as the inertial frames। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये इनर्शियल फ्रेम में हमारा वो जो बॉडी होना चाहिए वो इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होना चाहिए। ओके, इस लॉ के लिए। तो इसका जो सेकंड लॉ है वो क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू एंड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट अप्लाइड फोर्स। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये हमारा फोर्स के इक्वल होता है। सो अ बॉडी ऑफ मास क्या है, लेट से एम है, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, वेलोसिटी वी से कर रहा है, इफ एक्टेड अपॉन अ नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स, यदि इस पे नेक्स्ट सॉरी नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है। सो सेकेंड लॉ सजेस्ट दैट, यहाँ पे सेकेंड लॉ हमारा क्या बनता है, मिनट, सेकेंड लॉ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एफ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, ठीक है। और पी की वैल्यू क्या होती है, एम वी होती है। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है, जो मास बॉडी का होता है वो कांस्टेंट होता है। और डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डीवी बाई डी टी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें ए मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या मिल जाता है, यहाँ से हमें एम ए मिल जाता है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सो द फर्स्ट लॉ प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स एंड द सेकेंड लॉ प्रोवाइड्स द क्वांटिटी डिफिनेशन ऑफ अ फोर्स। फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बताता है, और सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, quantitative definition of the force बता रहा है। ओके, सो therefore in the second law is also valid in the valid only in the inertial frame। तो ये जो लॉज होते हैं न्यूटन के फर्स्ट और सेकेंड लॉ थे वो केवल हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये वैलिड नहीं है। ओके, सो जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, ये न्यूटन होती है। ओके, तो फोर्स की एसआई यूनिट कितनी होती है, न्यूटन होती है। बेसिकली 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है। सो इनका थर्ड ला क्या था, बेसिकली वेट अ मिनट। ओके, तो इनका जो थर्ड लॉ था वो क्या है, फोर्स इज ऑलवेज अ टू बॉडी इंटरेक्शन। फोर्स क्या होता है हमारा, ऑलवेज टू बॉडी इंटरेक्शन होता है। सो फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब क्या करता है, ये क्वालिटेटिव, एंड सेकेंड लॉ डिस्क्राइब क्वांटिटेटिव।
व्हाट हैपेंस टू अ बॉडी इफ द फोर्स एक्ट ऑन इट। यदि हमारा फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो फर्स्ट लॉ बताता है ये क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन इसका बताता है, सेकंड लॉ क्या बताता है ये क्वांटिटेटिव, यानी ये फॉर्मूला दिया है हमें। ओके, so but do not reveal anything about what happened to the other body participating in the interaction responsible for the force। लेकिन ये दोनों लॉ हमें ये नहीं बताया है कि इसमें अदर बॉडीज का क्या होता है कि जिसके कारण हमारा फोर्स जनरेट हुआ। ओके, सो थर्ड लॉ ये प्रेडिक्ट करता है, सो थर्ड लॉ अकाउंट फॉर दिस एस्पेक्ट ऑफ द फोर्सेस एंड स्टेट दैट every action of a body has a equal and the opposite reaction on the other body participating in the इंटरेक्शन। यानी यदि दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रही है तो दोनों पे यदि हम एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी सेम अमाउंट में पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। दोनों के फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल्स वैल्यू या फिर कोई भी डेरिवेशन के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ना बहुत कंपलसरी है। ठीक, तो ये क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है एक्चुअल में। अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन विच द बॉडी अंडर स्टडी इज अज्यूम free from the rest of the system, that which assumed separated from rest of the interacting bodies and draw in its actual shape and the orientation and all the forces acting on the body are shown। इसमें क्या करते हैं हम, इसको एक किसी भी यदि किसी बॉडी पे हमारा फोर्सेस लग रहा है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सारे फ्री बॉडी डायग्राम में उसमें उनके ओरिएंटेशन के साथ सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो हाउ टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए। सो इसमें सबसे पहले सेपरेट द बॉडी अंडर द कंसिडरेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम एंड ड्रॉ इट सेपरेटली इन द एक्चुअल शेप एंड द ओरिएंटेशन। सबसे पहले इसको हमें सेपरेट कर लेना चाहिए, जैसे दो बॉडी इंटरेक्ट में है ना, तो एक बॉडी को सेपरेट कर लेना चाहिए इसमें। ओके, और उसका एक्चुअल शेप बनाना चाहिए और ओरिएंटेशन के साथ। सो ऑल द फोर्सेस, इस पे क्या करना चाहिए, ऑल फोर्सेस शो करना चाहिए, वेदर नोन और अननोन एक्टिंग ऑन द बॉडी एट देयर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। सारे फोर्सेस को उस पे शो करना चाहिए। फॉर द पर्पस काउंट एवरी कॉन्टेक्ट वेयर वी सेपरेट द बॉडी अंडर स्टडी फ्रॉम द फ्रॉम अदर बॉडीज एट एवरी सच पॉइंट देयर मे बी कॉन्टेक्ट फोर्सेस, वो कॉन्टेक्ट फोर्सेस भी हो सकते हैं। आफ्टर शोइंग ऑल कॉन्टेक्ट फोर्सेस शो ऑल द फील्ड फोर्सेस। सबसे पहले हमें कॉन्टेक्ट फोर्सेस शो कर लेने चाहिए दो बॉडीज के, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, फील्ड फोर्सेस को भी मेंशन करना चाहिए वहां। तो वेरियस फील्ड फोर्सेस, अब फील्ड फोर्सेस की बात आई तो हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फील्ड फोर्सेस होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, वेट। वेट क्या होता है, नेट ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑफ द अर्थ, यानी द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ एक्ट ऑन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, हैंस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस। ये क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस होता है और ये सभी पॉइंट पे हमारा एक्ट करता है। ओके, पार्टिकल के सभी पॉइंट पे। The net gravitational pull of the earth of a body may be considered as a weight of the body। तो नेट पुल ग्रेविटेशनल हमारा क्या हो जाएगा, ये बॉडी के वेट के इक्वल हो जाता है। सो इट इज अज्यूम टू एक्ट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होता है, हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द सेंटर सेंटर ग्रेविटी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी पे ये क्या करता है, हमारा फोर्स वेट जो होता है वो एक्ट करता है। ओके, फॉर टेरेस्ट्रियल बॉडी, यदि हम टेरेस्ट्रियल बॉडी की बात करें या फिर सेलेस्टियल बॉडी की बात करें ऑफ स्मॉल साइज, दिस फोर्सेस कैन बी अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म थ्रू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है, इसके वॉल्यूम में हमारा यूनिफॉर्म होता है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। एंड the weight is assumed to act on them। ओके, लेट से ये हमारा बॉडी था तो यहाँ पे हमारा जो वेट एक्ट करेगा वो क्या करेगा, हमारा सेंटर ऑफ बॉडी से इस पे सेंटर ऑफ बॉडी से वेट एक्ट करेगा, यानी लेट से यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये एक्ट करेगा और ये डाउनवर्ड एक्ट किया। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, वेरियस कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ठीक है,
तो वेरियस कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो एट एवरी पॉइंट वेयर अ बॉडी अंडर कंसिडरेशन इज सपोज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बॉडी टू ड्रॉ इट्स अ फ्री बॉडी डायग्राम। यदि दो बॉडी हमारी इंटरेक्ट कर रही है तो उनको क्या करना चाहिए, सेपरेट करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना चाहिए। सो देयर में बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स, वहां पे मे बी एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच आर यूजली इनकाउंटर क्या होता है हमारा, टेंशन होता है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, सर्फ ऑन अ सरफेस इन अ कांटेक्ट होता है, फ्रिक्शन होता है और स्प्रिंग फोर्सेस। ये हमारे मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। सो लेट्स से टेंशन फोर्सेस ऑन अ स्ट्रिंग, टेंशन कैसे एक्ट करता है। सो अ स्ट्रिंग और अ सिमिलर फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग लिंक अस अ थ्रेड और अ चेन ईटीसी। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर एक कनेक्टिंग वायर भी हो सकता है, ये थ्रेड भी हो सकता है या फिर ये चेन भी हो सकता है हमारा, जो दो बॉडी को कनेक्ट करे। ओके, वी यूज द ट्रांसमिट फोर्सेस ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी। अ स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड ओनली टू पुल अ बॉडी कॉन्टेक्ट टू इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। ओके, अकॉर्डिंगली टू द थर्ड लॉ, the connected body must also apply the equal and the opposite forces on the string। यानी थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम स्ट्रिंग से क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा स्ट्रिंग पे भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होगा। ओके, सो विच मेक्स द स्ट्रिंग टॉट। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्प्रिंग को टाइट करता है एंड देयर फॉर दिस फोर्सेस इज नोन एज द टेंशन फोर्स। इसीलिए इस फोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। सो अब टेंशन फोर्स टी ऑन द स्ट्रिंग। सो लेट से ये क्या था हमारा, यहाँ पे हमने एक इस बॉडी को, यहाँ पे इस बॉडी को क्या किया, यहाँ पे पुल किया। ठीक है, इस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बॉडी हो गया, तो ये बॉडी था, ये अपनी ओर टेंशन टी लगाएगा और ये बॉडी रहा हमारा सेकंड बॉडी, तो इसके कारण हमारा टेंशन इस पे अपोजिट की ओर लगेगा। ओके, तो ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको बैलेंस करेगा। सो तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अच्छा, इस पे हम यदि फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो इस पे क्या-क्या एक्ट कर रहे थे? इस बॉडी के लिए यदि फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो इस पे हमारा वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा था और इस पे टेंशन हमारा टी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग पासिंग ओवर अ पुली। ठीक है, सॉरी, स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली। यदि हम इसकी बात करें तो स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग इज अ सॉरी अ पुली, यहाँ पे पुली की बात कर रहे हैं ना, तो पुली इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ व्हील। पुली क्या होता है, बेसिकली एक व्हील पे हमारा कंसिस्टिंग एक डिवाइस होता है। ओके, सो व्हिच कैन रोटेट फ्रीली ऑन द ऑन इट्स एक्सिस। ये क्या करता है, ये अपने ही एक्सिस पे ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। सिंगल पुली यूज डायरेक्शन ऑफ अ टेंशन फोर्सेस, सिंगल पुली यूज डायरेक्शन ऑफ अ टेंशन फोर्सेस। इट प्रेजेंट फॉर सिंपलिसिटी वी डिस्कस ओनली आइडल पुली। हम क्या करते हैं, केवल आइडल पुली की बात करते हैं। विच इज मासलेस, ये क्या होता है, हमारा मासलेस होता है आइडल पुली। हैज नेग्लिजिबल मास एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस विदाउट एनी फ्रिक्शन। ये क्या करता है, अपनी एक्सिस पे बिना किसी फ्रिक्शन के रोटेट करता है। ये आइडल फ्रिक्शन के लिए हो गया। ओके, तो ये रहा हमारा पुली और इस पे टेंशन, लेट्स से यहाँ पे हमारा इस पे टेंशन टी नीचे की ओर लगेगा, इस पे भी टेंशन टी हमारा नीचे की ओर लगेगा। ओके, सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या, अगला हमारा कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। इसकी बात कर ले तो यदि दो बॉडी हमारे कांटेक्ट में है, व्हेन प्रेस ईच अदर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेस ईच अदर करते हैं, मस्ट अप्लाई इक्वल एंड द अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे। दीज फोर्सेस कंसिस्टिंग टू द थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके, इफ सरफेस ऑफ अ बॉडी इन कॉन्टेक्ट आर फ्रिक्शनलेस, यदि हमारी सरफेस बॉडी क्या है, ये कांटेक्ट में और वो फ्रिक्शनलेस है, सो these forces act along the normal to the surface at the point of the contact। यानी point of contact पे ये एक दूसरे के normal act करता है। Therefore this is known as the नॉर्मल रिएक्शन। इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये दोनों बॉडी लेट से हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में थे, तो यहाँ पे ये बॉडी क्या करेगा, इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए नीचे की ओर जाएगा और इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन हमारा इसके लिए, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के कारण इस पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड जाएगा। ठीक, तो ये हो गया नॉर्मल फोर्सेस। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लेट से हमारा एक फ्लोर पे रखा गया है। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पे रखा गया है, फ्लोर पे रखा गया है। तो इस पे यदि वेट हमारा नीचे की ओर एक्ट करता है, वेट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे
ये बॉडी पे रखा गया था, ठीक है? अच्छा, इस पे ये वेट यदि हमारा नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक है? ये किसी सरफेस पे रखा गया है, तो इस पे नॉर्मल हमारा क्या करेगा? ऊपर की ओर एक्ट करेगा, ओके? तो ये हो गया इसका W इक्वल टू N नॉर्मल फोर्स, वेट इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। इस बॉडी के लिए ये स्फीयर है, यहाँ पे ये यदि हमारा ये इस पोजीशन पे है, ठीक है? तो ये हमारा नीचे की ओर नॉर्मल लगा रहता है, तो इसके कारण यहाँ से भी हमारा नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। लेट्स से ये हमारा क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है? तो इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा और इसका नॉर्मल क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक्ट करेगा। तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल इस डायरेक्शन में N1 हो जाएगा और सॉरी N1 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? इधर भी और हमारा N1 एक्ट करेगा। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, तो इसके कारण वॉल के कारण इस बॉक्स पे हमारा नॉर्मल इधर की ओर एक्ट किया और इ ये बॉक्स के कारण वॉल पे नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एन हमारा अपवर्ड और यहाँ से ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यानी इस बॉक्स की यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँ, तो यहाँ से वेट हमारा नीचे की ओर एक्ट किया था, ठीक है? इस पॉइंट पे हमारा N2 यहाँ इधर की ओर एक्ट किया था और इस पॉइंट पे N इधर की ओर एक्ट किया था और इस पॉइंट पे हमारा N1 इधर की ओर एक्ट किया था। तो ये हमारा क्या हो गया? ये इस बॉक्स के लिए हमारा फ्री बॉडी सॉरी एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्या हमारा स्प्रिंग फोर्सेस। तो बेसिकली व्हेन नो फोर्सेस व्हेन नो वेट अ मिनट व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन अ स्प्रिंग, जब यदि स्प्रिंग पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इट इज रिलैक्स्ड कंसीडर कंडीशन। ये क्या होती है? रिलैक्स कंडीशन में होती है। दैट मीन्स नाइदर कंप्रेस्ड नॉर इलोंगेटेड, ठीक है? ये ना ही कंप्रेस होती है और ना ही इलोंगेट होती है, यदि इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब की कंडीशन में। कंसीडर अ स्प्रिंग अटैच्ड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है? लेट से स्प्रिंग को क्या कर दिया हम यहाँ पे वॉल से फिक्स सपोर्ट से हम लोग पोजीशन सब यहाँ पे इसको क्या कर दिए? फिक्स्ड कर दिए, ठीक है? एक वॉल से, ओके? तो एट वन इट्स एंड एंड द अदर एंड इट्स अदर एंड इज फ्री, एक एंड को हमने फिक्स कर दिया और दूसरा एंड क्या है इसका? फ्री है, ओके? सो इफ वी निग्लेक्ट ग्रेविटी, यदि हम स्प्रिंग के लिए ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर दें, क्योंकि स्प्रिंग हैज सम मास, स्प्रिंग के पास क्या होती है? मास होती है, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके मास को निग्लेक्ट कर दें, यानी ग्रेविटी इफेक्ट को उसके लिए निग्लेक्ट कर देते हैं, तब में क्या हो जाता है? इट रिमेन्स इन रिलैक्स स्टेट, ये क्या होगा? रिलैक्स स्टेट में रहेगा, ओके? सो व्हेन इट पुश बाय अ फोर्स, यदि हम क्या करते हैं? इसको कोई फोर्स लगा के यहाँ पे क्या किया हमने? इसको पुश किया, तब क्या होता है? तो इट इज कंप्रेस्ड, ये क्या हो जाता है? कंप्रेस्ड हो जाता है एंड डिस्प्लेस्ड एक्स, और क्या किया हमने? एक्स यहाँ पे एक्स लेंथ से इसको डिस्प्लेस्ड किया, ओके? तो यहाँ पे क्या है? एक्स लेंथ से हमने डिस्प्लेस्ड किया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑफ इट्स फ्री एंड इज कॉल्ड कंप्रेशन, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्रेशन कहते हैं। अच्छा, सेकेंड कंडीशन में लेट से हम इसको एफ फोर्स लगा के खींचे, एफ फोर्स लगा के क्या किए? पुल किए, ठीक? तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इलोंगेटेड कहते हैं। इस कंडीशन को इलोंगेशन कहते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या है? लेट्स से एक्स है, ठीक? तो ऑफ अ फ्री एंड इट इज कॉल्ड द इलोंगेशन, ओके? सो वेरियस फोर्सेस डेवलप इन दिस सिचुएशन आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ओके? तो यहाँ पे हमारे वेरियस फोर्सेस क्रिएट होंगे, जैसे कि यदि हम यहाँ पे एफ फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर रहे थे, तो ये वॉल पे भी हमारा एफ फोर्स लगाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेगा? इसका नॉर्मल फोर्स ये क्या करेगा? एफ इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है? तो हैंड से हमारा एफ फोर्स इधर लग रहा था, हमारे हैंड हैंड पे भी एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तब। तो यहाँ पे यदि इलोंगेट कर रहे थे, तो स्प्रिंग के कारण फोर्स हमारा इधर लगा, ठीक है? तो इस वॉल पे हम भी हमारा क्या करेगा? रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और हमारे हैंड पे भी क्या लगेगा? हैंड पे स्प्रिंग का फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो स्प्रिंग भी हमारे हैंड पे फोर्स लगाएगा एफ इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये हो गया इसके वेरियस कंपोनेंट, ओके? सो इसके लिए हमारा बेसिकली एक हुक्स लॉ आता है। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम स्प्रिंग को क्या करते हैं? स्पिन लेट्स से ये x इक्वल टू 0 हमारा ये इनिशियल कंडीशन पे है। यदि हम इसको फोर्स लगा के x कंप्रेस करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? कंप्रेस या फिर इलोंगेट, x डिस्टेंस कंप्रेस या फिर इसको क्या करते हैं? इलोंगेट करते हैं। तब की कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स होता है वो फोर्स होता है, वेट अ मिनट, ये जो फोर्स होगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ से माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यदि हम यहाँ पे स्प्रिंग को इधर की ओर खींचेंगे, तो स्प्रिंग हमारा फोर्स किधर की ओर लगाएगा? स्प्रिंग जो हमारा फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, ठीक है? इसीलिए ये क्या हो जाता है? डिस्प्लेस के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाता है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इधर, लेकिन इस पे फोर्स लगा किधर की ओर? इस डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस वर्ड यूज करते हैं, ओके?
तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएँगे तो एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं क्या, और इसी को कहते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। द फोर्स एफ वेरीज लीनियरली विथ एक्स एंड एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्स। ये क्या होता है, अब ये एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। देयरफॉर इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट द फोर्स एफ इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्स। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, जो फोर्स होता है वो हमारे एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो द कांटेक्ट ऑफ अ द कांस्टेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी के, ये क्या होता है, हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। और इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। द स्लोप मॉड्यूल्स ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द फोर्स, सॉरी, स्प्रिंग कांस्टेंट। यानी हम एफ और एक्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एफ और एक्स के बीच में ग्राफ बनाए तो जो उसका स्लोप होता है वो क्या हमें डिनोट करता है, वो हमें फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा। यानी एफ और एक्स का स्लोप हमें फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू देता है। लेट्स से यहाँ पे हमारा ये स्लोप था, ठीक है। ये हो गया फोर्स हमारा और ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ये फोर्स और ये डिस्टेंस, तो ये हमारा बना ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या देगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देता है। लेट्स से, अच्छा, यहाँ पे एसआई यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, वो क्या होता है, एम टी के पावर माइनस 2 होता है। तो थैंक्स।